हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, ये वीडियो जो है ये आपके लेबर लॉज और जो एम्प्लॉय राइट्स हैं उनके क्या इश्यूज़ हैं, क्या हम उनके लिए मेजर्स कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को आपके लिए डिस्कस करेंगे। सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स के फैक्ट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, बाद में आप कंप्लेन नहीं करेंगे इस चीज़ की। जो स्टूडेंट्स जो सीरियस हैं और वो पूरी तरीके से अपनी EPFO के प्रिपरेशन को लेकर चलना चाहते हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको आंसर राइटिंग में कुछ पॉइंट्स चाहिए लेबर कोड से रिलेटेड, क्योंकि है तो इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आएगा आपका सोशल इश्यूज़ के अंदर, फर्स्ट GS1 में आ सकता है। तो इस वजह से ये वाली वीडियो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऐसे फ्यूचर में आप अपकमिंग इसी टाइप की वीडियोस कुछ देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। क्योंकि देखिए, जो वीडियो का प्लेटफॉर्म है ना, इसी से बेटरली पता चलता है मेरे को या किसी को भी कि आपका क्या व्यूज़ है उस चीज़ को लेके, कैसे आप किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ जो है वो UPSC EPFO की प्रिपरेशन को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है एक वर्ड में सिंपल सी आपसे कि लेबर लॉ है क्या, तो आपको जो बताना है वो यहाँ पे बताना है कि जब हम किसी लेबर की कंडीशन और वेलबींग को रेगुलेट करते हैं सो दे आर लेबर लॉस। ठीक है, इतनी छोटी सी, क्योंकि आप जितना सिंपल चीज़ों को रखेंगे उतना जो है वो एग्जामिनर के या फिर जो इंटरव्यू बोर्ड है आपका, उसके दिमाग पे जाके स्ट्राइक होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको लेंगे और आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। तो लेबर लॉज मतलब कि डेट रेगुलेट कंडीशंस एंड वेलबींग ऑफ लेबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसी के साथ लेबर लॉज का अगर हम एक डिटेल चीज़ देखें तो क्या होता है कि वर्क प्लेस पे जो भी वर्कर्स की ऑब्लिगेशंस होते हैं, यूनियन मेंबर्स की और एम्प्लॉयर्स की, और उनके जो राइट्स होते हैं वो लेबर लॉज के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। इसके अंदर किस किस तरीके के टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है, तो जितनी भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड लॉस होती है, वहीं पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स है किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस उस फैक्ट्री के अंदर कैसे मेंशन हो रहे हैं, वर्क प्लेस हेल्थ कैसा है, सेफ्टी किस तरीके की प्रोवाइड की जाती है अगर हम स्पेसिफिकली फीमेल वर्कर्स की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स वहाँ पे क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, अनफेयर डिसमिसल तो नहीं हो रहा है, मतलब कि किसी लेबर को जो है अनफेयर मीन से हटा दिया जाता है बिना उसकी गलती के, और मिनिमम वेजेस उनको प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है। तो इससे रिलेटेड जितने भी लीगल राइट्स होते हैं या फिर जो वर्किंग पीपल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन या उनकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो सारी आपकी लेबर लॉज के अंदर आती है। तो आपको ये डोमेन्स जो हैं वो याद रखने कि क्या क्या हम चीज़ें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इंडिया जो है वो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज उसके अंदर है, जिसकी वजह से इशू अराइज हो रहे हैं, जिनको हम आगे अभी देखेंगे कि क्या इशूज़ को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है। तो सबसे पहले 3 वर्ड्स जो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखने हैं कि लेबर लॉज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला जो होगा वो ये होगा कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस हैं इंडिया के अंदर, उनसे डील करने के लिए हमें लेबर लॉज की ज़रूरत है। ठीक है, ये एक सिंपल डेफिनेशन जिसको आप इलेबोरेट किस तरीके से कर सकते हैं कि देखिए, हमें जो है वो एक लीगल सिस्टम जो है वो चाहिए होता है, और जो लेबर लॉज है उससे एक लीगल सिस्टम ही एस्टेब्लिश होता है ताकि एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बन सके। अगर एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बनेगा तो उसके कलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होगी, मतलब कि वो अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने जो वर्कमैन है, साथ के जो कलीग्स हैं उनके साथ मिलकर करेगा, और जिससे एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी। सेकंड पॉइंट जो आपको यहाँ पे रखना है वो ये है कि यहाँ पे लेबर वेलफेयर के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लॉज के अंदर प्रोवाइड की जाती है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये कि जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या फिर राइट्स एट वर्क प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपकी लेबर लॉज होती है वो एक क्लियर और कॉन्स्टेंट रिमाइंडर और गारंटी प्रोवाइड करती हैं, तो आपकी लेबर लॉज जो है वो उसके के लिए तैयार हो जाते हैं। एक चीज़ नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने से मैं बता दूँ कि टॉपर स्टॉप ने अपना फर्स्ट गिव अवे जो है वो लॉन्च किया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा चैनल का, वहाँ जाना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उस व्लॉग को देखना है। टॉपर स्टॉप के 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में वो व्लॉग बनाया गया है, सेलिब्रेशन व्लॉग है। तो जैसे आपके जो है 1000 सब्सक्राइबर आप वहाँ पे कंप्लीट करते हैं, वीडियो के नीचे अपना कमेंट कीजिए क्यों आपको चाहिए, जो स्टूडेंट्स ने अब तक नहीं किया है। तो फिर जो है कल 12 बजे मैं गिव अवे अनाउंस करूंगी, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी, कंप्लीट 1 ईयर का करंट अफेयर। अब देखते हैं लेबर लॉ से रिलेटेड इश्यूज क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो कॉम्प्लेक्स लॉ सिस्टम होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेबर को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, ये हम सबको पता है। अब आपको इतना भी पता होगा कि अगर किसी टॉपिक को कंकरेंट लिस्ट के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट जो है वो लॉज बना सकते हैं। ठीक है, इतना आपको पता है। तो यहाँ पे जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है वो लॉज बनाने लगेगी तो उस टाइप में क्या होगा, इशूज क्रिएट हो जाएंगी कि कौन से इशू के ऊपर, लेबर के टॉपिक के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी और कौन से के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट काम करेगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स लॉ सिस्टम इंडिया के अंदर है वो सबसे बड़ा लेबर लॉ का इशू है। जैसे कि हेल्थ है, सेफ्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, तो इससे रिलेटेड क्या है, क्या चीजें होंगी। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि लीगल सिस्टम के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हो जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी डाल देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, जिससे क्या होता है कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा। यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन होती है इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सिस्टम की, उससे क्या होता है कि लिमिट, और उसी के साथ क्या होता है कि लिमिटेड जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर्स भी हमारी कंट्री के अंदर है, जिससे ये जो लीगल सिस्टम है ये और ज़्यादा टफ बन जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है आपसे कहीं भी अगर पूछा जाए तो। सेकंड बात करते हैं लेबर एक्सप्लॉयटेशन की। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली बहुत भारी भरकम जो है हमारी कंट्री के अंदर लेबर रेगुलेशंस है, ठीक है। जब हम लेबर रेगुलेशंस की बात करते हैं, देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होता है कि आप जो लॉज होती हैं अपनी कंट्री की, जो पॉलिसीज होती है उनको ईज कर देते हैं, जिससे कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि हाँ यहाँ पे बिजनेस करना आसान हो जाता है। वही चीज सेम जो है वो यहाँ पे इंप्लाई होगा कि जो इंस्पेक्टर राज हमारी कंट्री के अंदर है, कि जैसे कि क्या होगा, इसका जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल जो आप वहां पे दे सकते हैं अगर आपको कोई बोलता है वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एमएनसीज होते हैं या फिर जो डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने लिए एक अल्टरनेट वे तैयार करती है। कैसे करते हैं कि मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर है वो वहाँ पे गया देखने के लिए, तो उन्होंने वर्कर्स जो एस्टैब्लिशमेंट थी उन्होंने परमानेंट वर्कर्स की जगह क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को रख लिया। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं इनको ऑब्वियस सी बात है पे लेस करना पड़ता है परमानेंट एम्प्लॉयज़ के कंपेरिजन में। और यहाँ पे एक फैक्ट आप जो है वो मेंशन करेंगे जिससे आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि अगर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं तो उसमें 94% जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करती है, जो कि क्या हो गया आपका एक तरीके से लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो गया। क्योंकि अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रहे हैं, तो आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कोई आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की जा रही है। तो इस वजह से जो है लेबर रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है। ये क्या कर रहे हैं आप, जो लेबर कोड्स आए ना उससे रिलेटेड क्या पूछा जाए कि क्यों ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो लेबर रिफॉर्म्स है उनके डिले हो रहा है उनकी इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब बिल्स तो आ रहे हैं बट उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना भी तो ज़रूरी है ना, सिर्फ पेपर वर्क से काम नहीं चल सकता। तो यहाँ पे क्या है कि जो अगर हमें चाहिए कि इंडिया एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बने, तो लेबर लॉ रिफॉर्म्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर लेबर रिफॉर्म्स हमारी कंट्री के अंदर नहीं होंगे तो हमारी जो जीडीपी प्रोडक्शन है वो अंडर वैल्यूड रहेगी। जीडीपी प्रोडक्शन कैसे अंडर वैल्यूड रहेगी कि जब कोई बाहर की कंट्री, आप सिंपल सी समझिए चीज कि बाहर की कोई कंपनी है वो हमारी कंट्री के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वो वहाँ पे जीडीपी देखेगी ना हमारी कंट्री की कहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, और जब वो देखेगी कि 94% लेबर फोर्स तो इनकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो तो कोई स्टेबल नहीं है ना, तो वो कहेंगे यार जब जीडीपी का इतना बड़ा अमाउंट जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रहा है तो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करने का क्या फायदा। तो उससे कभी भी हमारी जो जीडीपी है वो नहीं इंप्रूव हो सकती है, और उसी के साथ जो है इनकम जो होती है वर्कफोर्स की वो कम रहती है, जिससे भी जीडीपी के ऊपर असर पड़ता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, जो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे। क्योंकि देखिए आप ये देखिए जितने भी ट्रेड यूनियंस है ना उन्होंने भी ये कहा है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर का इशू है, मतलब कि आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए थोड़े टाइम के लगते हैं। आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए यार, आज आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है, 2 साल की लगती है, पर आपके सिर में टेंशन तो रहेगी ना कि 2 साल बाद क्या, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप भी अपने ढंग से प्रोडक्टिविटी को नहीं कर सकते हैं, चीज़ अपनी नहीं कर सकते हैं पूरी। तो यहाँ पे इस वजह से इनको रिमूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके अंदर एक स्ट्रिंजेंट हायरिंग और फायरिंग प्रोसेस जो है वो डिफाइन किया जाता है, जिसमें कि मैंडेटरी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अगर वो किसी एम्प्लॉय को रिमूव करें, अगर वो परमानेंटली है, ठीक है, तो फिर जो है उनको वहाँ से परमिशन लेनी होती है। बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के केस में तो ना उनको कोई परमिशन लेनी और उनके लिए ईजी हो जाता है, बट जो वर्कर है उनके लिए मुसीबत हो जाती है यहाँ पे। फिर बातें आती है इशू ऑफ अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का क्या मतलब है स्पेसिफिकली कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैंने अपना 4 साल का पढ़ लिया, 4 साल मैंने पढ़ा और मैं जाके हॉस्पिटल में खड़ी हो जाती हूँ कि हाँ जी मेरे को तो दांत निकालना है, ठीक है, बट वो पॉसिबल नहीं है ना जब तक मेरे को प्रैक्टिस नहीं है उस चीज़ की। तो मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो करंट लेबर रिफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर अप्रेंटिसशिप के मतलब ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो फोकस नहीं किया जाता। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बेटर नहीं होता, इस वजह से जो लेबर्स आते हैं वो लेबर्स जो है वो सिर्फ मजदूरी वाले नहीं है, किसी भी तरीके के लेबर्स हो सकते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम आती है। मेजर्स अब क्या क्या हो सकते हैं, इश्यूज आपने 5 बता दिए, ठीक है। अब मेजर्स होते हैं सबसे पहले तो लेबर लॉस जो है उनको सिंप्लीफाई कीजिए और कंसोलिडेट कीजिए, जो कि अभी हमारे वेजेस जो आए हैं, बिल आए हैं, कोड आए हैं, लेबर कोड बिल 2020, उसमें किया भी गया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप उसमें क्या है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनकी इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो इंप्लीमेंटेशन एक फेयर वे में। सेकंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट जो है उसको जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। अभी देखिए कि देश में कितना वो चल रहा है कि मोदी रोजगार दो या फिर
बेरोजगारी से रिलेटेड मन की बात नहीं, जॉब की बात, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, क्योंकि वो जो रीज़न है वो जेन्युइन भी है। क्योंकि आप देखिए कि अगर जितने भी वर्कर्स के प्रोपोर्शन को हम देखते हैं तो वो जो इंक्रीज मतलब कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलरली इंक्रीज हुई है और 45 ईयर्स में वो सबसे ज़्यादा पहुंच गई है अभी अपने टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको सिर्फ ये नहीं है कि रूल्स को चेंज करते रहना चाहिए, उनको जॉब क्रिएशन के ऊपर भी काम करना चाहिए। जॉब क्रिएशन होगी तो आधे इश्यूज तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो लेबर है वो कंकरेंट लिस्ट में अगर है तो यहाँ पे बोथ सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों लेजिस्लेट करेंगी, दोनों के बीच में इश्यूज होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी चलाना चाहेगी, स्टेट अपनी चलानी चाहेगी। तो यहाँ पे जो है एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट और अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सच में करना चाहते हैं तो ये बेस्ट होगा कि आप जितनी भी लेबर लॉज है उनको स्टेट लिस्ट में जो है वो ट्रांसफर कर दे, ताकि एक पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि हाँ मुझे ये काम करना और वो अच्छे तरीके से काम कर सके। उसी के साथ जो एनफोर्समेंट मशीनरी है उसको स्टैंडर्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि इंक्रीज मैन पावर के थ्रू या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करके जो है लेबर लॉस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट इज हियर कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी कंट्री के अंदर एनफोर्समेंट ऑफिसर्स जो हैं, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर्स जो हैं वो इतने सारे नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है एक ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो लेबर एडमिनिस्ट्रेशन की भी बननी चाहिए, जिसमें कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट हो जो कि लेबर एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में काम कर सके। तो ये जो है मेजर्स आप दे देंगे और उसी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं उनको भी यार आप ये देखिए ना, काम तो वो भी आपके लिए कर रहे हैं, तो उनके साथ पार्शियलिटी बायस क्यों ना। तो यहाँ पे जितने भी वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट के अंदर प्रोविजंस है एक्सीडेंट से रिलेटेड जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को भी वो प्रोवाइड किया जाए, और उसी के साथ इन्फ्लेशन लिंक वेजेस जो हैं वो प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि डियरनेस अलाउंस क्यों दिया जाता है, ताकि इन्फ्लेशन जो है उसके साथ उनका कोप अप हो सके। उसी के साथ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड किए जा सके, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है, और उसी के साथ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर भी वो मेंशन हो, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को मिलना चाहिए। उसी के बाद जो है हमारी जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन का जो एक एम रखा हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने 2025 तक, वो मिल सकता है। ये आप लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी, आगे फ्यूचर में आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तभी जो है आगे मैं एक आइडिया लेके वीडियोस आपके लिए बना सकती हूँ। ये वीडियो आपके हेल्पफुल हुई या नहीं हुई ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक दिया है तो ज़रूर जाइए वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि कल हम गिव अवे अनाउंस करते हुए आपको भी कंसिडर कर सके। थैंक यू सो मच।